स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 25 एक्सीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन जिसे हिंदी में कहेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र के टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन या मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन हिंदी में कहेंगे यूरिन या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। वंस अगेन, बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 25 मानव उत्सर्जन तंत्र के टॉपिक यूरिन निर्माण की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड mechanism of excretion। फर्स्ट है इसमें यूरिन निर्माण किसे कहते हैं। ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स कि मानव में जो नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ बनता है वो यूरिया है, अतः मानव यूरियोटेलिक प्राणी है। ये यूरिया किडनी द्वारा फिल्टर की जाती है। किडनी मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है, परंतु यूरिया का निर्माण लीवर में होता है और लीवर में भी अमोनिया द्वारा होता है। तो ये बिंदु ध्यान में रखने हैं कि मानव नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर यूरियोटेलिक प्राणी है, यानी नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ यूरिया है। सेकंड, यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, परंतु फिल्टर किडनी द्वारा होता है, और यूरिया भी अमोनिया द्वारा ही, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। तो ये बोल सकते हैं यकृत कोशिकाओं यानी लीवर सेल्स में बने यूरिया को रुधिर द्वारा किडनीज फ्रीकों में लाया जाता है। नेक्स्ट है यकृत से यूरिया युक्त रुधिर यकृत शिरा, हिपेटिक वेन कहेंगे, यकृत शिरा द्वारा पश्च महाशिरा में डाल दिया जाता है। पश्च महाशिरा से यूरिया को रुधिर से पृथक किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, जिसे
यूरिन या मूत्र निर्माण कहते हैं। वंस अगेन, लीवर सेल्स में निर्मित यूरिया को किडनी तक लाया जाता है ब्लड द्वारा, और रीनल वेन, हिपेटिक वेन से पश्च महाशिरा में रक्त डाला जाता है। ये इस रक्त से यूरिया का पृथक्करण होता है, सेपरेशन होता है, जिसे यूरिन निर्माण कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये बोलेंगे यूरिन निर्माण के चरण। तीन चरण पढ़ेंगे हम। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नाम से स्पष्ट है, यहाँ यूरिया युक्त ब्लड क्या होगा, छनेगा, फिल्टर होगा। हिंदी में इसे बोलते हैं परानिस्यंदन। द्वितीयक है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन, यानी उपयोगी पदार्थों को सिलेक्ट कर पुनः उनका अब्जॉर्वेशन होगा या अवशोषण होगा। इसे बोलते हैं वर्णात्मक या चयनात्मक भी बोल देंगे, पुनरावशोषण। थर्ड है सिक्रेशन, श्रावण। स्टूडेंट्स, इन तीनों स्टेप्स को या यूरिन निर्माण के इन तीनों चरणों को समझने के लिए एक आरेख, नेफ्रॉन का आरेख या नेफ्रॉन का फिगर ड्रा कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था उसका मेलपीजियन बॉडी। मेलपीजियन बॉडी भी दो अन्य पार्टों से मिलकर बना है। ये जो बना रहा हूं मैं आंतरिक सतह पर पैलेनुमा, इसको बोलेंगे बोमेन कैप्सूल। अंदर ये गुच्छेनुमा, इसको कोशिका गुच्छ, इसको तो कहेंगे ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ। ये है बोमेन कैप्सूल। दोनों को कहेंगे मेलपीजियन बॉडी। मेलपीजियन बॉडी ये तो है अभिवाही धमनिका, ये अपवाही धमनिका। ये वाला पार्ट है नेक, गिरवा, सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। ये वाला पार्ट है पीसीटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं समीपस्थ कुंडलित नलिका को, पहले हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट ये पार्ट है हेनले लूप, जो कि यू शेप होता है। ये है यू शेप पार्ट। वापस कुंडलित नलिका उपस्थित होती है, इसे बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। लास्ट जो पार्ट है वो है जिसे कहेंगे कलेक्टिंग टिब्यूल्स। ये कलेक्टिंग टिब्यूल्स है। इस वाले पार्ट को हेनले लूप, इसको कहेंगे डिसेंडिंग आर्म, अवरोही भुजा हिंदी में। इसे कहेंगे असेंडिंग आर्म, हिंदी में कहेंगे आरोही भुजा। इसको कहेंगे
DCT दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसको कहेंगे कलेक्टिंग ट्यूबुल्स संग्रहण नलिका। पहले नेफ्रॉन की संरचना में बिंदु लिख चुके हैं। बोमेन कैप्सूल प्यालेनुमा संरचना है, इसके आंतरिक सतह पर यहाँ पोडोसाइट संरचना है या पोडोसाइट सेल है, ये है पोडोसाइट सेल, यहीं हम फिल्ट्रेशन प्रक्रिया करेंगे। इसके अंदर गुच्छेनुमा कोशिका गुच्छ कौन बनाएगा? अभिवाही धमनी का। दोनों को क्या कहते हैं? मेलपिचियन बॉडी। ये पार्ट संरचना में हम पढ़ चुके हैं। ये नेक पार्ट या गिरवा बोल देंगे। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका प्रोक्सिमल कॉन्वेटिव ट्यूबुल्स, ये यू शेप हेनले लूप, अवरोही भुजा आरोही भुजा। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका डिस्टल कॉन्वेटिव ट्यूबुल्स, ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स संग्रहण नलिका। अब इस वाले पार्ट में फर्स्ट है, यहां जैसे ही यूरिया युक्त ब्लड आएगा वो लेकर आएगी अभिवाही धमनी का, लेकर प्योर ब्लड निकलेगा यूरिया रही तो वो अपवाही धमनी का, इसे अपवाही धमनी का कहेंगे, एफेरेंट आर्टरियोल्स, इसको एफेरेंट आर्टरियोल्स। इसका डायमीटर अधिक होता है, इसका डायमीटर कम होता है। ऐसी स्थिति में जितना ब्लड आ रहा है उतना ब्लड वापस इसमें नहीं स्थानांतरित होता है, यानी कुछ समय के लिए ब्लड यहाँ रुकेगा, रुकने पर यहाँ दाब पड़ता है, दाब बढ़ने से ब्लड से कुछ उपयोगी व अनुपयोगी पदार्थ छनते हैं। छनेंगे कहाँ से? बोमेन कैप्सूल की आंतरिक सतह पर ये पोडोसाइट सेल है, यहाँ छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ छिद्र, यहाँ एरो बना रहा हूं मैं, इस एरो का अर्थ है ये छन रहा है, ये छनता है। इसको अगर थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं, ऐसे दर्शा सकते हैं। यह है फिल्ट्रेशन प्रक्रिया। वंस अगेन देखो, ऐसे इसको हम दर्शाएं, ये ग्लोमेरुलस, यहां ये है पोडोसाइट सेल, यहां से छनेगा, इस एरो का अर्थ है छन रहा है। अब जैसे छनेगा तो उस छनने की दर क्या है? यहां लगभग ये है कि काफी अधिक महीन छिद्र पाए जाते हैं और छनने के लिए 3 प्रेशर काम करेंगे। पहला प्रेशर काम करेगा यहां ग्लोमेरुलस द्वारा उत्पन्न होगा, जिसे बोलेंगे ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कि एक स्वस्थ मनुष्य में कोशिका गुच्छ में एक दाब उत्पन्न होता है, उस दाब को बोलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, वो है GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका मान होगा 70 mmHg। दूसरा है, यहां जो पदार्थ छनेंगे उनमें प्रोटीन होगा, इसके अलावा कुछ घुलित पदार्थ होंगे, यानी जैसे ग्लूकोज है, कुछ एमिनो एसिड है, वो यहाँ छनेंगे। और जो पदार्थ नहीं छनेंगे वह रुधिर कणिकाएं। इसके अलावा कुछ रुधिर प्रोटीन भी नहीं छनती हैं, कुछ कोलाइडी पदार्थ भी नहीं छनते हैं। वो सभी पदार्थ यहाँ एक दाब लगाएंगे, उस दाब को बोलेंगे रक्त कोलाइडी प्राशन दाब, वो होता है 30 mmHg। देखो वंस अगेन, ग्लोमेरुलस द्वारा या इस कोशिका कुछ द्वारा एक दाब उत्पन्न होगा, उसे ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, उसका मान होता है 70 mmHg। यहाँ जो पदार्थ नहीं छनेंगे जैसे रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्रोटीन है, कोलाइडी पदार्थ, वो भी एक दाब डालेंगे, उस दाब को बोलते हैं रक्त कोलाइडली प्रासरणी दाब, ब्लड कैपिलरीज ऑस्मेटिक प्रेशर, उसका मान होता है 30 mmHg। जो पदार्थ यहाँ छनकर आएगा उसको बोलेंगे निस्सेंद या फिल्ट्रेट पदार्थ। ये फिल्ट्रेट पदार्थ भी एक दाब डालेगा, उस दाब को बोलेंगे CHP, इसको बोलेंगे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका मान होता है 20 mmHg। यानी ग्लोमेरुलस द्वारा ये दाब होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो पदार्थ नहीं छन रहे हैं वो लगाएंगे ब्लड कैपिलरीज ऑस्मेटिक प्रेशर, जो छना हुआ है वो दाब लगाएगा वो CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि कौन से पार्ट में आ गए हैं वो? कैप्सूल पार्ट में आ गए हैं, कैप्सूल पार्ट में छनकर आ गए हैं, वो दाब लगाएंगे। यहाँ देखो, अब दूसरा चरण हम लेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन। यहाँ जो पदार्थ जिनका अवशोषण होगा, यदि ये एरो मैं लगा रहा हूँ, ये तो है अनुपयोगी पदार्थ के लिए हानिकारक पदार्थ हैं, जो कहाँ डाले जा रहे हैं? इस PCT पार्ट में जा रहे हैं। ये बाहर की ओर एरो, इसका अर्थ है उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। अब कौन कौन से का होगा? देखो, पोटेशियम का होता है, इसके अलावा जल का होता है, सोडियम का होता है, क्लोराइड का होता है। इस वाले पार्ट से केवल
जल का अवशोषण होता है। ध्यान कर लेना, जल का अवशोषण होगा तो अंदर गाढ़ा बचेगा, गाढ़ा बचेगा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। यहां केवल इस भुजा से NaCl का अवशोषण होगा, NaCl सॉलिड होता है, तो यहां अंदर क्या बचेगा, लिक्विड बचेगा, तो यहां जो तरल होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक अल्पराश्री। इस वाले पार्ट से कुछ उपयोगी पदार्थ डाले जाएंगे। एक तो इसमें पोटेशियम आयन, यहाँ अवशोषण होंगे, आयनों के संतुलन के लिए होते हैं, और अमोनिया के मोलिक्यूल यहाँ डाले जाते हैं। यहाँ भी जल का होगा कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में NaCl का होगा, कुछ मात्रा में बाइकार्बोनेट का होगा, यहाँ केवल जल का अवशोषण होगा। ये विभिन्न भागों में जल अवशोषण है। देखो यहाँ सोडियम क्लोराइड, जल, पोटेशियम, बाहर एरो का अर्थ है अवशोषित हो रहे हैं। यहाँ ये संरचना बनाएंगे एक वासा रेक्टा। अपवाही धमनी का भी एक यू शेप संरचना बनाएगी, जो मैंने ड्रा नहीं की है, उसे वासा रेक्टा कहते हैं। अब देखो यहाँ ये पदार्थ अनुपयोगी हानिकारक है, ये इसमें डाले जाएंगे। अवरोही भुजा द्वारा केवल जल का, अतः अंदर गाढ़ा रहेगा, उसे हाइपरटोनिक कहेंगे निस्यंद को। यहाँ केवल नमक का होगा तो अंदर तरल ज्यादा बचेगा, उसे हाइपोटोनिक कहेंगे। यहाँ नमक का भी हो रहा है, जल का भी हो रहा है, यहाँ आइसोटोनिक समप्राश्री निस्यंद रहेगा, यहाँ जल का अवशोषण होगा। तो ये तो है नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में। किसका फिगर है, नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में प्रमुख पदार्थों का अवशोषण, पदार्थों का पुनः बोल सकते हैं पुनरावशोषण। फर्स्ट अगर हम ले, पहला चरण है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एक तो क्या बोल देंगे, यह यूरिन निर्माण का प्रथम चरण है। हिंदी में क्या कहेंगे, परानिस्यंदन। अब देखो इसमें किसे कहेंगे, पहले तो केसिका गुच्छ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस की रुधिर कोशिकाओं से उत्सर्जी पदार्थों एवं अन्य उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, जल है, अन्य उपयोगी पदार्थों का छनकर बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल की गुहा में जाने की क्रिया को परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब रेट क्या होगी छन्ने की, ध्यान रख लेना। पहला तो है एक विशेष प्रकार का फॉर्मूला ध्यान में रखना आपको, नेट EFP, इसको बोलेंगे इफेक्टिव, एफ का अर्थ है फिल्ट्रेशन, पी का अर्थ है प्रेशर, कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रभावी फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा। ये होगा, देखो ऐसे ड्रा करेंगे, GHP माइनस BCOP प्लस CHP। आगे डिटेल में लिखेंगे इनको। GHP है ग्लोमेरुलर, G का है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक दाब, कौन उत्पन्न करेगा, कोशिका गुच्छ। BCOP को बोलेंगे, B का अर्थ है ब्लड, यानी रक्त, कैपिलरीज बोल सकते हो, कोलाइडल बोल सकते हो, इसे कोलाइडल शब्द भी आ सकता है, रक्त कोलाइडी प्रासरणी दाब। कौन उत्पन्न करेगा, कुछ जो पदार्थ नहीं छनते हैं, कोलाइडी पदार्थ व रुधिर कणिकाएं। CHP जो छने हुए हैं और छनकर कहाँ आ गए हैं, संपुट में आ गए हैं, कैप्सूल में आ गए हैं, वो करेंगे, तो इन्हें बोलेंगे कैप्सूलर या संपुटीय द्रव स्थितिक दाब। ये तीन दाब हैं,
कोशिका कुछ द्वारा ये, जो नहीं छन रहे उनके द्वारा ये, जो छनकर आ गए वो भी ऊपर की ओर एक दाब लगाएंगे, उसे CHP। इसका मान स्वस्थ व्यक्ति में 70 mmHg होता है, इसका मान होता है 30 mmHg, इसका होता है 20 mmHg। यदि हम करेंगे 70 - 50 यानी 20 mmOhg। ये क्या होता है? नेट EFP। एक स्वस्थ व्यक्ति में जो फिल्ट्रेशन की जो दर है उस दर का मान होता है 20 mmHg। ये तो पहला पॉइंट है। छनने की प्रक्रिया को बोल देंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कहां से छन कर आएगा? पोडोसाइट सेल के मध्य उपस्थित छिद्र से, पहले हम पढ़ चुके हैं ये। दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्वेशन, इन्हें बोलेंगे वर्णात्मक पुनरावशोषण। अब नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में अपन ने किया है ये। जल का कहाँ होगा, यहाँ कौन कौन से पदार्थ दर्शाए, यहाँ जल दर्शाया, जैसे यहाँ NaCl दर्शाया, यहाँ जो दर्शाए उनका हम उल्लेख करेंगे। देखो पहला अगर हम इसमें कहें PCT भाग में अवशोषण, सबसे अधिक अवशोषण यही होगा, ध्यान कर लेना। ये बोल सकते हैं 99% या लगभग 99%, 60 से 80%। कुछ बुक में 90% मिलेगा, लगभग 60 से 80% उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, जल, एमिनो एसिड का अवशोषण PCT भाग में। क्यों होगा? यहां अगर आपको ध्यान में हो, घनाकार उपकला पढ़ा आपने, वहां माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, वो अवशोषण का कार्य करते हैं। दूसरा है अवशोषण के लिए ATP ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है, यानी यहां ऊर्जा खर्च होगी, ATP ऊर्जा का उपयोग होता है। ध्यान रख लेना, सबसे अधिक अवशोषण पूछे तो PCT, सबसे कम पूछे तो आगे हेनले लूप करेंगे। कितना? लगभग 80% अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों अवशोषण हो रहा है? क्योंकि यहाँ घनाकार उपकला पाई जाती है, घनाकार सेल पाई जाती हैं, उन पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अब जो अवशोषित पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अवशोषित पदार्थ तीन प्रकार के हैं। एक होते हैं उच्च देली, एक होते हैं निम्न देली, एक होते हैं अदेली, या ये बोल सकते हैं अवशोषण थ्रेशोल्ड वैल्यू पर निर्भर करता है, देली मान पर निर्भर करता है। देखो तीनों में एक एक बिंदु है। इसमें जो पदार्थ रखे गए हैं उनका संपूर्ण अवशोषण होगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, संपूर्ण अवशोषण होगा। जो पदार्थ छनकर आ रहे हैं यदि उनका संपूर्ण अवशोषण होता है उन्हें उच्च देली पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? उच्च देली। इसमें एग्जाम्पल है एमिनो एसिड व ग्लूकोज। इसमें है जो पदार्थ छनकर आ रहे हैं वो संपूर्ण अवशोषित न होकर कुछ मात्रा में होते हैं, यानी आंशिक अवशोषण होता है, उसे बोलेंगे निम्न देली पदार्थ। जैसे हैं इसमें जल, क्योंकि कुछ जल क्या बनाएगा? मूत्र भी बनाता है, यूरिन भी बनाता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका अवशोषण बिल्कुल भी नहीं होता है, उन्हें बोलेंगे अदेली, बिल्कुल अवशोषणी। निस्संद में उपस्थित वे पदार्थ जिनका बिल्कुल अवशोषण नहीं होता है उन्हें बोलेंगे अदेली। जैसे है यूरिक अम्ल। एक और होता है क्रिएटिनिन फास्फेट, क्रिएटिनिन फॉस्फेट। इसको ऐसे लिख देंगे क्रिएटिनिन फॉस्फेट।
ध्यान रखना है। निस्सेंद में उपस्थित हुए पदार्थ जिनका संपूर्ण अवशोषण होता है उच्च देली, जिनका आंशिक अवशोषण होता है निम्न देली और अदेली। दूसरा है यह आ जाएगा हेनले लूप में पुनरावशोषण कहाँ होगा? देखो, पहला है अवरोही भुजा में जल का, आरोही भुजा में NaCl का। तीसरा है DCT में अवशोषण, सबसे कम अवशोषण इसी में होता है, DCT में पुनरावशोषण इसमें होता है यदि कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बचे हैं तब। कुछ जल का अवशोषण होता है, कुछ एमिनो एसिड का अवशोषण होता है, कुछ बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है, कुछ NaCl का अवशोषण होता है। लास्ट है संग्रहण नलिका में अवशोषण। देखो, इससे संबंधित एक बिंदु है, वो आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बेलिनाई डक्ट किसे कहते हैं या डक्ट ऑफ बेलिनाई से क्या अभिप्राय है? संग्रहण नलिका में पुनरावशोषण, इसमें होगा केवल जल का, केवल H2O यानी केवल जल बोल सकते हो आप, केवल जल। तीसरा चरण है, देखो अब श्रावण, नाम से स्पष्ट है, यहां उत्सर्जित पदार्थ क्या होंगे? निष्कासित होंगे। इसमें हम ये बोलेंगे कुछ हानिकारक पदार्थ, कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे पिगमेंट, जैसे हम स्पाइसेस काम में लेते हैं घरों में, उनमें कलर मिक्स किया जाता है मार्केट में, तो कुछ पिगमेंट्स हैं वो जो हम औषधियाँ लेते हैं उसके काम होने के पश्चात यानी लक्ष्य अंग पर काम करने के पश्चात उनका बचा पार्ट यूरिक अम्ल, एक होता है हिप्यूरिक अम्ल आदि क्षमते नहीं हैं। कौन कौन? जैसे कुछ पिगमेंट यानी रंगा पदार्थ, कुछ मेडिसिन है, यूरिक अम्ल है, एक हिप्यूरिक अम्ल है, ये क्षमते नहीं है। अतः PCT, हेनले लूप, DCT में सक्रिय विगमन, सक्रिय आते ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ध्यान कर लेना। निष्क्रिय विगमन एक और आएगा, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। सक्रिय विगमन में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सक्रिय विगमन द्वारा वरिक नलिकाओं में मुक्त किया जाता है, जिसे नलिकाओं के नाम पर रखा गया है नलिकीय श्रावण कहते हैं। नलिकीय श्रावण कहते हैं। क्यों कहते हैं श्रावण? तो क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ जो हानिकारक है, जैसे कुछ मेडिसिन है, यूरिक अम्ल है, हिप्यूरिक अम्ल है, रंगा पदार्थ है, जो संते नहीं है। अतः PCT पार्ट्स हैं, हेनले लूप्स हैं, DCT पार्ट्स हैं, इन पदार्थों को सक्रिय विगमन द्वारा नेफ्रॉन के विभिन्न पार्ट यानी जो पार्ट अपने लिए वहां डाले जाते हैं, यानी सक्रिय विगमन करता ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इन डालने की प्रक्रिया को बोलेंगे नलिकीय श्रावण, क्योंकि नलिकानुमा संरचनाओं में ये डाले जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था टॉपिक मानव में यूरिन निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।